हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। नए भारत के आधुनिक सैनिकों की कहानियां हम आपको सुना रहे हैं और आज उनकी कहानी, जिनके रास्ते में जो अड़चन आए उसे पार कर लेते हैं, जो दुश्मन आए उसका संहार कर देते हैं। आज नए भारत के संपूर्ण सैनिकों की कहानी, वो जो दृढ़ता और वीरता का संकल्प लिए आगे बढ़ते ही रहते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्र के सपूत, राष्ट्र के रक्षक, राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के संपूर्ण सैनिक। राष्ट्रीय राइफल की एक अलग पहचान है। तो हम फौज में आए तो हमने ये सोचा कि हम भी राष्ट्रीय राइफल का हिस्सा बने। नए नए इक्विपमेंट्स के साथ हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो अपने आप में बहुत ही प्राउड फील होता है। संपूर्ण अपनी वीरता के कारण, संपूर्ण अपनी दृढ़ता के कारण, संपूर्ण अपनी भूमिका के कारण, जितने भी जवान जो कि अलग अलग आर्मर्ड, इन्फेंट्री, सिग्नल्स से आते हैं यहाँ पे सोल्जरिंग के लिए आते हैं। सोल्जरिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको, जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है इस भारतीय सेना को, उसी के लिए वो सोल्जरिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे उनको यहाँ पे कॉम्बैट सिचुएशन फेस करने का उनको मौका मिलता है। ये देश के दुश्मनों का काल है और देश के हर नागरिक का कवच। एक आतंकी जिसने सोच ही लिया है कि उसको लड़ना है आखिरी तक, तो फिर हम उसको और किसी रास्ते पे जाने भी नहीं देते हैं एंड उसको हम अंत दिखा ही देते हैं। राष्ट्रीय राइफल का गठन हुआ उसके बाद अभी तक आतंकवादी कार्रवाइयां बहुत कम हो गई हैं। अगर मैं वायलेंस पैरामीटर की बात करूं तो कश्मीर में बहुत ही नीचे डाउन हो गया है। राष्ट्रीय राइफल्स के इन सैनिकों के जिम्मे आतंक का सफाया है और इनका दायित्व आतंक से पीड़ित आवाम को मरहम लगाना भी है। यहाँ पर हमें आतंकवादी को खत्म करना, ये बेसिक एम होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन हो। जो हमारा लोकल यहाँ पे आवाम है, जो हमारे यूथ है, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो मिसगाइड हो रहे हैं, आई थिंक इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ पाइपलाइन। इफ ही इज जस्ट आउटसाइड दी पाइपलाइन, उसने अगर टेररिज्म के रास्ते को नहीं पकड़ा है, तब तो हम वहीं उसको रोक देते हैं। ये एक अनूठा दस्ता है जो प्रशिक्षण में आधुनिक है, हथियारों से अत्याधुनिक है और भूमिका जिनकी हमेशा प्रासंगिक है। इनके गठन के केवल 3 दशक हुए हैं और उस लिहाज से देखें तो ये आधुनिक भारत का सबसे नवीन दल है। यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं लड़कों को, जो भी है, जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो सीबीएस में होती है और बटालियन लेवल पे जो हम करते हैं, उससे उनका मोरल एंड मोटिवेशन हमेशा उच्च दर्जे का रहता है। और साथ में जो हम उनको इक्विपमेंट देते हैं, जैसे उनके साथ जो वेपन्स हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट है, जिससे कि उनको काबिलियत उनके अंदर होती है कि वो रात को दिन को किसी टाइम पे 24 आवर्स हमेशा ब्रेन में वो रेडी रहते हैं ऑपरेशन करने के लिए। राष्ट्रीय राइफल्स की बदलती हुई ट्रेनिंग, बेहतर होते हथियार, बदलती रणनीति के जरिए नए हिंदुस्तान की नई ताकत का नमूना आपको दिखाएंगे। प्रमुख तौर पर सेना का जो किरदार है वो युद्ध लड़ना है, सरहदों की सुरक्षा करना है। लेकिन देश में जैसे जैसे आतंक का बढ़ावा हुआ, उस तरह से भारतीय सेना ने भी अपना एक खास दस्ता तैयार किया, अपने खास सैनिकों को तैयार किया। आतंकवाद से लड़ने के लिए ये जो
सैनिक हैं, उनके जो अभ्यास होता है उनमें भी परिवर्तन समय समय के साथ करना होता है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद अपने रूप बदलता है उस हिसाब से उनका मुकाबला भी करना होता है। फायरिंग ड्रिल्स अगर आप बाकी जगहों पर देखेंगे और राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों को करते देखेंगे तो उससे भी आपको बड़ा अंतर, बड़ा फर्क नजर आएगा, क्योंकि इस तरह की चुनौतियां हैं, इस तरह की जरूरतें हैं, उसे पूरा करते हुए इनकी निशानेबाजी है, चाहे जो टारगेट है वो चलता हुआ हो, चाहे ये खुद चलते हुए उस पर निशाना साध रहे हो। एक बात होता है प्रशिक्षण, एक बात होता है क्रियान्वयन, यानी ट्रेनिंग और असली परिस्थितियों में उसके इस्तेमाल में फर्क होता है। पर यहाँ हम एक ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा क्रियान्वयन की ही स्थिति में होती है। जब भी कोई ऑपरेशन के लिए आप लोगों को लॉन्च होना होता है, कितना समय लग जाता है? हमें 1 से 1.5 मिनट अपना बैटल गेयर डालने में टाइम लगता है। उसके बाद हमने सारा ही एरिया देख रखता है, जहाँ का भी कोई पिन आता है तो हम उस पिन को देखते हैं और उसका 1 से 2 मिनट में प्लांट करते हैं, और उसके बाद हम बाहर अपने रूम से बाहर निकल के अपना गाड़ियों में बैठ के COB छोड़ देते हैं। तो लगभग मतलब 5 मिनट के आसपास लगा आपको बस? जी मैम, 5 मिनट में हम यहाँ से मूव कर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां पहले से कहीं बेहतर हो रही हैं, लेकिन थ्रेट यानी खतरा हमेशा बना रहता है। लिहाजा राष्ट्रीय राइफल्स के ये जवान 24 घंटे रेडी टू लॉन्च रहते हैं, हर दम तैयार। तो अब किसी भी ऑपरेशन के लिए आप लोग 24 घंटे तैयार हैं? जी मैम, हर टास्क के लिए हम हर जगह ही तैयार रहते हैं मैम। ये कहना जितना आसान है, कर पाना उतना ही मुश्किल। ये जितना शारीरिक तौर पर चुनौतीपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा इसका सूत्र मानसिक है। पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने एक छोटे से वाक्य में अपनी टीम के लिए एक सफल फलसफा समेटा है। जैसे बोल रहे हैं कि हाँ 100 चक्कर के लिए 1 टक्कर जरूरी है ना, तो ये हम वो 1 टक्कर के लिए ही जो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। 100 चक्कर 1 टक्कर, इसलिए वो वर्डिंग सभी हमारे यहाँ के जवान सबको पता है कि अपने आप का जो मोमेंटम है, जो आप ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, उस मोमेंटम को मेंटेन रखना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पहली बार ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आज कुछ नहीं होगा, मैं ढीला रहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हर चक्कर में जब भी वो बाहर जाते हैं अपनी COB से, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग बेस से बाहर जाते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि आज कांटेक्ट हो सकता है, आज मुकाबला हो सकता है। इसलिए उसका मेंटल सेटअप जो है, जो मेंटल मोबिलिटी है, उसकी हमेशा तो वैसी रहनी चाहिए कि आज फायर फाइट होगा तो मुझे आज वो रिजल्ट देना है और आज उस मिलिटेंट को मारना है। जरूरी नहीं कि हर ऑपरेशन जो लॉन्च किया जाए वहां आतंकियों से सामना हो ही जाए, पर जरूरी ये है कि जब सामना हो तो आतंकी बचने न पाए। इसीलिए इन सैनिकों की ट्रेनिंग में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ फायरिंग का प्रशिक्षण चल रहा है, क्योंकि एक RR के जवान को शहरी या जंगली किसी भी क्षेत्र में ऑपरेशन करना हो सकता है, इसीलिए हर तरह की फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी दुनिया में आतंकियों से निपटने के लिए आज की तारीख में इस एक ड्रिल की बहुत बड़ी अहमियत है। रूम इंटरवेंशन, हाउस इंटरवेंशन, जो भी आप इसे कहें, लेकिन भारतीय सेना के पास जितना इसका प्रैक्टिकल अनुभव है उतना दुनिया की किसी सेना के पास शायद ही हो। शहरी इलाकों में अमूमन आतंकी आम नागरिकों की आड़ में बचने की कोशिश करते हैं। जब वो घरों में घुसकर सुरक्षा बलों पर आक्रमण करते हैं तो आम लोगों की जान पर भी खतरा होता है और सेना के लिए चुनौतियां भी रहती हैं। कोई ऑपरेशन चल रहा है और उसमें कोई मिलिटेंट हमें सरेंडर करना चाहता है, तो उसके लिए हम पूरा जो हमारा एफर्ट होता है उसको सरेंडर कराने के लिए वो यही रहता है कि पहले उसकी फैमिली को यूज़ करें, पहले हम उसको अपील करते हैं, और अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है, हथियार नीचे रखता है, तो हम उसको खुले दिल से और पूरे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रेनिंग अलग अलग इलाकों में मौजूद अलग अलग तरह से निर्मित घरों में ऑपरेशन के हिसाब से तैयार की जाती है।
इतना ही नहीं, हर सफल या बाधित ऑपरेशन की बारीकियां समझकर उन जानकारियों को ट्रेनिंग में नए सिरे से शामिल भी किया जाता है। कश्मीर में ज्यादातर जो घर है उनका स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है। एक ग्राउंड फ्लोर रहता है जिसमें 3 से 4 कमरे रहते हैं, एक स्टेयरवेल और ऊपर भी उसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है एंड सबसे ऊपर रूफ रहता है। तो हम जितना भी जो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है उसको हम ऑब्जर्व किया है, जो भी पुराने सोल्जर्स हैं उन्होंने बताया है, उसके हिसाब से हमने एक अपना ट्रेनिंग शेड उसी हिसाब से तैयार किया है। और क्या ये भी है कि जैसे हाइडआउट्स नए तरह के अगर आप लोग देखते हैं तो आपको उसको भी अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल में शामिल करते हैं? जी बिल्कुल, जितने नए हाइडआउट्स हमें मिलते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज होती है वो, और जो आरआर में है यहाँ पे सोल्जर्स रोटेट होते हैं तो उनको हमें वो चीज के ग्राउंड पे दिखाने के लिए जो नए हाइडआउट्स बस्ट होते हैं उनको भी हमें अपने जो हम शेड्स तैयार करते हैं उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। दुनिया भर के देश भारतीय सेना के आतंक निरोधी अनुभव और प्रशिक्षण से सीखने का प्रयास करते हैं। ये सैनिक एक तय प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये शामिल है कि अगर कोई स्थानीय युवा आतंक के रास्ते पर चल निकला है तो उसे आत्मसमर्पण का मौका दिया जाए। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। चाहे जिंदा रोज खतरे से लास्ट वार्निंग दिन सिलेंडर। यहाँ हम आपको राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी दिखाते हैं। जब भी एक ऑपरेशन के लिए टीम निकलती है तो जिन चीजों को लेके निकलती है उन चीजों को भी समझिए। सब क्या क्या चीजें हैं? ये BFNA किट है, मतलब कोई भी कैजुअल्टी हो या कुछ हो उसके लिए हम एट ए टाइम जो भी कर सकते हैं वहाँ पे वो करेंगे। और उसके बाद ये ड्रोन है, ये है अपना क्लेम सर्टिफिकेट है, नो क्लेम सर्टिफिकेट। मतलब बड़े हम जिस भी घर में सर्च करते हैं या जाते हैं उसके बाद वहाँ से उनके साइन लेते हैं। अच्छा। वो इसलिए लेते हैं कि घर में कोई चोरी या कोई नुकसान या कोई कुछ ना हुआ हो। क्योंकि देखिए आमतौर पर हम भारतीय सेना का भूमिका देखें तो सिविलियन से इंटरेक्शन उस हिसाब से नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स पहला वो दस्ता उस तरह का समझ लीजिए जिसे सीधे नागरिकों से संवाद करना पड़ता है और इसीलिए किसी भी ऑपरेशन से पहले इस तरह की क्लेम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। और सबको ये है कॉर्डन लाइट, मतलब ये रिमोट कॉर्डन लाइट है। जब भी हम इसको जगाते हैं हम इसको रख के बाद में पीछे आके इसको ऑन करते हैं। कोई भी जब भी कहीं फायर हुआ है तो सबसे पहले जो कॉर्डन लाइट जगाता है उसके ऊपर ही फायर हुआ है। अब सब आप वेपन्स के बारे में बताएं कि ये क्या क्या लेकर जाते हैं। ये 5.56 mm LMG है, ये 40 mm MGL है, इसको मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद ये 7.62 mm ये AK-47 बोलते हैं, ये भी उसी का मॉडिफिकेशन किया हुआ है। राष्ट्रीय राइफल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो बाकियों से बहुत अलग है और इसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। अव्वल तो ये कि जब एक सैनिक राष्ट्रीय राइफल्स में आता है तो वो उसका अपना फैसला होता है। हम ये थोड़ा अलग से मतलब एक स्पेशल टास्क फोर्स के तौर पे आरआर बनाई गई है, तो यहाँ पे हम एक लगता है कि भी हम आरआर में हैं तो अलग सा वो महसूस होता है कि आरआर में है। देश के लिए अब सेवा करना चाहता हूँ, एकदम जुनून था कि देश के लिए रक्षा करें। वो ये मौका पीस में नहीं मिलता है, ये मौका यहाँ मिलता है कि सामने दुश्मन के साथ सामने लड़ाई करने का मौका यहाँ मिलता है, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। दिलचस्प है ये सैनिक और प्रेरित करता है इनका जीवन। सामान्य सुविधाएं, असामान्य चुनौतियां, लेकिन जिंदगी जीना इनसे सीखे कोई। कहते हैं जो साथ रहते हैं वो साथ लड़ते हैं। वैसे तो खेलों में इसका इस्तेमाल होता है इस सेइंग का, लेकिन फौज पर तो ये ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। हमारे जो सभी योद्धा हैं, जो सभी सैनिक हैं यहाँ पर हैं और हमेशा एक तरह से समझिए एक स्टेट ऑफ रेडीनेस में रहते हैं, हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार। आराम मिलता है दिन में कुछ घंटों का? हाँ, कभी कभी मिल जाता है आराम। वैसे तो 24 घंटे हम तैयार ही रहते हैं। मतलब नींद में भी अगर कोई कह दे तो फौरन उस समय? बिल्कुल बिल्कुल, हम 24 घंटे के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। कभी भी हमारे को कुछ कोई इवेंट आ जाए तो एट ए टाइम रेडी हो जाते हैं। पर ऐसे में एक दूसरे के साथ जो समय बिताते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि परिवार से ज्यादा बड़ा परिवार ये है? नहीं मैम, इकट्ठे रहते हैं तो बहुत अच्छा है। जब तक टाइम हमारा इकट्ठे निकलता है, जब छुट्टी नहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा एक दूसरे से अच्छा टाइम निकलता है, नहीं जाता।
देखिए, सीमित संसाधनों के साथ जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है उस तरह की चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। लिविंग बैरक्स में आप हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ वो दोस्ती भी बनती जाती है, गाढ़ी होती जाती है। बिल्कुल, जैसे मैं हम एक दूसरे परिवार की तरह रहते हैं हम सभी के साथ। हाँ साहब, मतलब एक दूसरे की फैमिली के बारे में सबको पता होता है। इस तरह हम फैमिली की तरह रहते हैं एक दूसरे के साथ। एक समय था चिट्ठियों का, अभी भी चिट्ठियां लिखी जाती हैं, सब व्हाट्सएप मैसेजेस? मैम अभी तो व्हाट्सएप पे हो जाता है सब कुछ, चिट्ठियाँ तो पहले होती थी जी। अभी भी कहते नहीं है कभी कभी चिट्ठी लिखो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, अभी फोन कॉल से हम व्हाट्सएप पे हो जाता है सब हो गया। अब सब ठीक हो गया है यहाँ पर, नेटवर्क वगैरह अच्छा? जी मैम, अभी सब ठीक है। तो ये छोटी सहूलियतें होती हैं, छोटी खुशियां होती हैं जो जिन्हें शायद हम आप महसूस उस तरीके से नहीं कर सकते, बदलाव नहीं देख सकते, लेकिन सब यहाँ पर रहते हुए उन बदलावों को देखते हैं। आप अपने फैमिली से पहले हैं जो फौज में आए हैं? जी मैम, मैं अपनी फैमिली से पहला आई हूँ। अच्छा। जो फौज में आया। लेकिन आपको जब इंस्पिरेशन मिलता है कि आप फौज में क्यों आए, आपने क्यों सोचा था कि क्यों आएंगे? हम देश की सेवा करने के लिए आए थे। हाँ। और जो घर वालों ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, उसके बाद हमने अपने फिजिकल जो फिटनेस है कुछ भी था, मेहनत करके फौज में आए, देश की सेवा करने के लिए आए। देश की सेवा करने के लिए आपने क्यों सोचा कि फौज ज्वाइन करनी है? जुनून ही ऐसा था, मैं पहले से देखते थे ना फौजियों के, वर्दी भी अच्छी लगती थी, कुछ यही सोच के बस ऐसे दिल में होता है। धीरे धीरे मेहनत की और आगे खुद भी आगे। और राष्ट्रीय राइफल्स? राष्ट्रीय राइफल में आने का तो हमको सपना ही था। अभी हम इधर भी आए हैं और देखें क्या लैब क्या है, जो जिसकी वजह से हम फौज में आए हैं वो हमें राष्ट्रीय राइफल में देखने को मिलता है। आपने क्यों सोचा था आने का फौज में? मैम सबसे पहले तो देखो वर्दी का जुनून ही बहुत था। मेरे फादर जो फौज में थे तो कभी को वो वर्दी डाल के आते थे तो देख के लगता था कि उनको कि मैंने फौज में जाना मैम। तो शुरू से मतलब बचपन से क्रेज ही फौज का मैम। सबसे वैसे कि फिल्मों देखते रहते थे कि क्रेज बहुत है आर्मी का। अच्छा। हाँ जी। आप लोग आप बताइए, ये रेडीनेस की बात तो हम कर रहे थे कि हमेशा आप लोग तैयार रहते हैं, पर क्या हर कोई तैयार रहता है? लेकिन या कुछ घंटों के लिए आप लोग में से कुछ साथी आराम भी कर सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा तो ये है कि जो अपने राष्ट्रीय राइफल में जो बंदा आता है वो 24 घंटे के लिए तैयारी रहता है। उसको ऑर्डर मिलने पे जहाँ पे भेजा जाता है उसी जगह पे चला जाता है। हम सब भाइयों के साथ मिल के रहते हैं तो हमारे को खतरा वैसे नहीं लगता, क्योंकि जब एक की जान है तो सबके जान है। बस अपने काम को, जो काम दिया जाता है उसे पूरा करने का जुनून रहता है, वही एक मकसद मन में रहता है कि अपना टास्क पूरा करना है सब। जी मैम, जो हमें पूरा टास्क मिलता है हम मैडम बखूबी से उसे पूरा करने का हमारा एक ये होता है कि हम पहले जो टास्क मिला वो सबसे पहले पूरा करें। जब भर्ती हुआ था तो उस टाइम भी पहले मम्मी पापा ने काफ़ी गर्व था उनको, और अभी जब भी घर से यहाँ से जाते हैं तो घर पे काफ़ी करते हैं जुनून। ये हर पल चुनौतियों से दो चार होते हैं, हर कदम पर संघर्ष का सामना करते हैं, फिर भी खुलकर जीते हैं जिंदगी। तेरे दिल में सैकड़ों, मैं मरा तेरे ही ऊपर, तू जमाने के लिए, मैं मरा तेरे ही ऊपर, तू जमाने के लिए। क्या था ये ऑपरेशन? हमारी बटालियन का जो आखिरी ऑपरेशन था जिसमें हमने 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए, इसकी इनपुट हमें करीबन शाम को 7 बजे मिली थी, क्योंकि ये ऐसा क्रिटिकल पीरियड था जिसमें सिविलियंस की मूवमेंट ज़्यादा होती है, प्लस टेररिस्ट भी एक जगह नहीं रुकते हैं, हमें ऑपरेशन जल्दी लॉन्च करना था। 15 मिनट में हमने प्लान किया एंड प्लस जो ये लोकेशन थी वो रोड पर थी, जिसके कारण हमें 3 डायरेक्शन से इसको कॉर्डन करना पड़ा। 8:30 बजे तक कॉर्डन प्लेस हो गया था। कॉर्डन प्लेस होने के बाद घर के ओनर ने कंफर्मेशन दी कि अंदर 2 टेररिस्ट हैं। अब जगह ऐसी थी कि चारों तरफ पेड़ से घिरी हुई थी, प्लस विजिबिलिटी कम थी, तो ये ऑपरेशन हमें पूरे रात भर चलाना पड़ा। जो ये ऑपरेशन हुआ इसमें इनिशियली हमने कोशिश की उनको सरेंडर करवाने की, बट उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया। अब वो थे भी दूसरे जगह की तो उनके पेरेंट्स नहीं आ पाए। पुलिस ने भी कोशिश की सरेंडर करवाने की, उसके अलावा इनिशियल फायर उन्होंने वार्निंग शॉट्स छोड़ दिए थे, जिसके कारण मजबूरन हमें ऑपरेशन आगे करना पड़ा एंड फायरिंग करके सुबह तक ऑपरेशन चला। 16 घंटे
के बाद ख़त्म हुआ। मॉर्निंग में फाइनली हमने दोनों की बॉडीज रिकवर की। इसमें से एक टेररिस्ट करीबन 2 हफ्ते पहले एक SI फारूक मीर की हत्या में इन्वॉल्व था। हमारी बटालियन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। हमारा हर एक जवान देश की सेवा के लिए ही फौज में आया है एंड भले ही उसके लिए हमें जान की बाजी लगानी पड़े, हम हमेशा तैयार हैं। ये एक ऑपरेशन की कहानी है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान के लिए ये रोज की बात है। खतरा, चुनौती, टक्कर और जीत। राष्ट्रीय राइफल्स के इन जवानों को देखते ही जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, उनके दिलों में दहशत उठती है। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स का एक सैनिक केवल एक किलिंग मशीन नहीं है, उनके और भी कई किरदार हैं और भी कई भूमिकाएं हैं। रक्षा और शौर्य के सूचक 2 राइफल और राष्ट्र का प्रतीक अशोक चक्र, ये चिन्ह ही इनके प्रण का प्रमाण है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सर उठाया तो नियंत्रण के लिए विशेष प्रशिक्षित दस्ते की आवश्यकता महसूस हुई और राष्ट्रीय राइफल्स का गठन हुआ। इसका सबसे पहला कारण यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को लाने के लिए किया गया था। इसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पे आतंकवादी कार्रवाई की जाती है उनको रोकने के लिए किया गया था। आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय राइफल्स की अलग अलग टुकड़ियां अपनी भूमिका निभा रही हैं। राज्य में अगर आज आतंक खात्मे की ओर है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय राष्ट्रीय राइफल्स को जाता है। आज की तारीख में राष्ट्रीय राइफल की जो भूमिका है, सबसे पहले तो जो भी आतंकवादी कार्रवाई है यहाँ पे उनको रोकना, जो भी पाकिस्तान द्वारा जो मिलिटेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको मार गिराना और यहाँ पे जो आम जनता है उनको सुरक्षा प्रदान करना। एंड मुझे इस चीज़ का गर्व है कि राष्ट्रीय राइफल बटालियंस के जवानों ने इन आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी भी दी है, बहुत सारी कुर्बानी दी है। राष्ट्रीय राइफल्स एक ऐसी टीम है जिसमें केवल इन्फेंट्री के सैनिक नहीं हैं, बल्कि आर्टिलरी से लेकर आर्मर्ड तक, सिग्नल्स से लेकर इंजीनियर्स तक अलग अलग सैनिक एक साथ आते हैं, एक मकसद के लिए, एक लक्ष्य की खातिर। राष्ट्रीय राइफल्स की एक और अलग बात है, वो ये कि आपको यहाँ पर एक साथ सिर्फ इन्फेंट्री के जवान नहीं दिखेंगे, बल्कि अलग अलग विभागों से आए हुए जवान यहाँ पर एक साथ ड्यूटी एक तरह की करते हैं। साहब, आप किस उसको बिलोंग करते हैं? मैं सिग्नल से हूँ और मेरा यहाँ पे काम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। मैं आर्मर्ड रेजिमेंट से हूँ, वहाँ आर्मर्ड रेजिमेंट में टैंक का काम होता है। यहाँ पे हम इन्फेंट्री का रोल कर रहे हैं, साथ साथ में CI का। यहाँ पे कभी भी काउंटर इंटेलिजेंसी, कभी भी टेररिस्ट से कभी भी मुकाबला हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। मैं EME क्रॉप से हूँ। हमारा काम है इधर गाड़ियों, व्हीकल और इक्विपमेंट को रेडी रखना, और जैसे ऑपरेशनल एरिया में जैसे कोई बर्फ के टाइम पे कहीं गाड़ियाँ फंस जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको रिकवरी करना। आप साहब इन्फेंट्री से ही, तो आपके लिए नेचुरल था राष्ट्रीय राइफल्स को चुनना? बिल्कुल, लेकिन इन्फेंट्री में जैसे पीस में यूनिट उधर कुछ लग गया और इधर कुछ लग गया, 2-2, 3-3 दिन के ऑपरेशन चलते हैं, तो उसके लिए तैयार होने के लिए मतलब कि काफी टाइम लगता है। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग करते हैं, 2 दिन 3 दिन तक ऑपरेशन चलते रहते हैं। सब आप? मैं मैम कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ और मेरा RR में काम है ऑपरेशनल ड्यूटी में, जैसे डेमोलेशन करना और ID का थ्रेट मिलने पर उसे काउंटर करना और रेंडिंग से प्रोसीजर को अप्लाई करना। बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है मैम। सब आप कहाँ से? मैं आर्मी मेडिकल कोर्स हूँ मैम। अच्छा। यहाँ पे फिर RR में हम मेडिकल प्रोवाइड करते हैं। हम एनी टाइप ऑफ कोई भी ऑपरेशन होता है, हमने अपना पूरा इक्विपमेंट के साथ मेडिकल कवर के लिए हम फॉलो करते हैं। उसमें चाहे रात हो चाहे दिन हो हम कवर करते हैं। आप
मैं आर्मड एमटी से हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रोल आप निभाते हैं? मेरा रोल यहाँ पे है गाड़ी को 24 घंटे तैयार करना, ट्रुप्स सिक्योरिटी को जहाँ भी आदेश मिलेगा वहाँ टाइम से पहुँचाना। विंटर का टाइम होता है तो विंटर में गाड़ी को रात को उठ के 5 या 6 बार स्टार्ट करना, और जैसे बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ में स्किड करती है गाड़ी, तो जल्दी से जल्दी नॉट स्किड चैनल लगा के गाड़ी को रेडी रखना। राष्ट्रीय राइफल्स खास तरह से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इनका रोज का प्रशिक्षण हर उस छोटी चीज पर फोकस करता है जो एक मिशन को पूरा करने में इन्हें सक्षम बनाता है। जैसे इस बात का अभ्यास कि खबर मिलने पर सैनिक जल्द से जल्द लॉन्च के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले जब इनपुट आती है तो टारगेट हाउस को आइडेंटिफाई किया जाता है, अकॉर्डिंगली कैसो प्लान किया जाता है। कुल मिलाकर अगर पूरी कार्रवाई को हम देखें तो 5 से 6 मिनट लगते हैं। दरअसल खबर मिलने और ऑपरेशन लॉन्च होने में जितना कम समय का फर्क होगा, आतंकियों के मंसूबे नाकाम होने की उतनी बड़ी गारंटी होगी। पहले प्लानिंग वाला एक फेज आ जाता है, फिर सेकंड प्रिपरेशन वाला हो जाता है जिसमें हम गियर अप हो जाते हैं, तीसरा वी डायरेक्टली हम व्हीकल्स में माउंट करके बेस से आउट हो जाते हैं। तो 5 से 6 मिनट इज एवरेज टाइम। दिन हो या रात, ये सैनिक प्रशिक्षण में भी जुटे होते हैं और कार्रवाई में भी। इनके कार्य क्षेत्र में एक और शहरी इलाके हैं जहां निर्माण है, रिहायशी क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ पहाड़ है, घने जंगल है जहां आतंकियों को मार गिराने की अलग ही चुनौतियां हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या टारगेट एरिया वो डायनेमिक्स थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, बट एम एंड टास्किंग इज ऑलरेडी हमेशा क्लियर होता है। और उसी हिसाब से जो है हम जगह को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रेनिंग में जो प्रैक्टिस की है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। दुनिया भर की सेनाओं में ऐसे बहुत कम दस्ते हैं जो शहरी इलाकों और जंगलों दोनों जगह पर सफल अभियान चलाने में माहिर हों। इन जंगलों के ऑपरेशन बहुत जटिल होते हैं, लेकिन अपनी तैनाती के क्षेत्र को ये सैनिक अच्छी तरह समझते हैं। जब बिल्टअप एरिया में हाउस इंटरवेंशन की कार्रवाई होती है तो किन चीजों का ध्यान रखना होता है? बिल्टअप एरिया में बेसिकली हमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मेन तो है जैसा सिविलियन को कोई नुकसान ना हो और कोई और उनका कोई मतलब ज़्यादा नुकसान। वैसे हमारी सिखलाई के तौर पे ऐसी चुनौतियां बहुत कम होती है। समय के साथ राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों की चुनौतियां भी बदल रही हैं और भूमिका भी, लिहाजा उनकी सुविधाओं, उपकरणों और प्रशिक्षण में भी बदलाव आ रहा है। नए भारत की सशक्त सेना नए रूप में नजर आती है। जिस तरह के इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स को ऑपरेट करना होता है, उसे देखते हुए उनके हाथों को सबसे अच्छे उपकरणों से मजबूत किया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स के दस्ते जब निकलते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ इक्विपमेंट्स मिलते हैं। और ये क्या है साहब, उसमें ये बताइए। ये एक नया साइट आया है जो टेम्बो साइट बोलते हैं इसको, थर्मल इमेजिंग के सिद्धांत पे ऊपर काम करती है। ये जो नया वर्जन आया है ये डे और नाइट के लिए है। अच्छा। इसके बीच में हम वीडियो वगैरह ले सकते हैं और स्नैपशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये किस चीज के लिए आप इसे इस्तेमाल जैसे हम के ऑपरेशन के लिए कहीं इसको जो हमारी रैकी और सर्विलेंस वाली है वो उसको हाई डॉट पे ले जाके इसको एक जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे इसको उसकी हरकत के चेक करने के लिए वहाँ पे फिक्स कर देगी और हरकत को नोट करती रहेगी। ठीक है। इसे कौन सी टीम लेकर निकलती है? इसकी सर्विलेंस टीम ले जाती है इसको। भारतीय सेना का काम केवल आतंकियों पर मौत बरसाना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को सामान्य करना, आवाम का भरोसा जीतना, विश्वास बनाना और बढ़ाना भी है। राष्ट्रीय राइफल्स की इस यूनिट का प्रशिक्षण कवर करके जब हम लौट रहे थे तो इस दिलचस्प मैच को देखकर रुक गए, जिसमें स्थानीय युवाओं के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिक खेल रहे थे। ये जो मैच चल रहा है इसमें भारतीय सेना के भी जवान हैं और यहाँ के स्थानीय जो युवक हैं वो भी हैं, लेकिन ये एक बनाम दूसरा नहीं है, ये दोनों की मिलीजुली टीमें हैं।
और ऐसा क्यों है, ये हम जरा समझते हैं। हमारी जो फ्रेंडशिप है इनके प्रति बहुत अच्छी रहती है। इनको हमारे आर्मी का सबसे बड़ा अच्छा मौका है, इनके साथ रहते हैं, इनका बिहेव कैसा है, या फिर इनको भी हमारा पता रहता है आर्मी में बिहेव कैसा है। जीत कौन रहा है? जीत ज़्यादातर हम मिक्स में ही रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी है ना सिविलियन वाले, वो हमारी टीम बहुत अच्छी जीत रही है। कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी, मैच का नतीजा क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो नतीजा हम समझ चुके थे वो ये कि भारतीय सेना और जनता एक ही टीम में है, और ये टीम है टीम इंडिया। आतंकियों ने जब यहाँ पर उत्पात फैलाना शुरू किया, जब निशाना बनाना शुरू किया, तो केवल लोगों की जान नहीं बल्कि उन स्कूलों को, शिक्षा के उन मंदिरों को भी ध्वस्त करना शुरू किया। लेकिन भारतीय सेना का संकल्प केवल सुरक्षा का नहीं रहा, बल्कि उन सभी संस्थानों को भी दोबारा खड़ा करने का रहा। इसीलिए आज जब यहाँ पर आप चिनार नौजवान क्लब देखते हैं तो समझिए कि इसमें सेना का वो संकल्प है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को शिक्षा भी मिलेगी और वो साधन भी मिलेंगे कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो पाएं। और इसके लिए जो पूरी की पूरी फीस है वो भारतीय सेना ही भरती है, राष्ट्रीय राइफल्स यहाँ पर भरती है। जम्मू कश्मीर में आज हालात बेहतर हैं, लेकिन जिन कोशिशों से यह हालात बेहतर हुए हैं उनमें एक ओर प्रशासनिक तौर पर हुए परिवर्तन है, दूसरी ओर भारतीय सेना का अथक प्रयास। इस चिनार नौजवान क्लब की कहानी दिलचस्प है। कब से चल रहा है ये? 2005 जून में ये स्टार्ट हुआ था। कितने बच्चे हैं अभी? अभी प्रेजेंट हमारे पास 60 है। 36 आर एनरोल्ड इन अकाउंटेंसी एंड रेस्ट आर फॉर 6 मंथ्स डिप्लोमा। तो यहाँ पर लोगों के लिए, जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैडम, 2005 से अभी तक तकरीबन मुझे लगता है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार बच्चों को मैंने पढ़ाया है यहाँ। एट दैट टाइम ना तो इंटरनेट था, आजकल तो यूट्यूब पे वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में, लेकिन टाइम वो है जब 2005 में आपके पास ना इंटरनेट है ना कुछ है, तो उस टाइम आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उस टाइम। आजकल जो टीचर भी होते हैं हेल्प लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब से वगैरह वगैरह, 2005 में अलग बात है। और तब से लेके आई थिंक एटलीस्ट 500 to 600 जो बच्चे हैं या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में गए हैं और तकरीबन 8 से 900 जहाँ पर मेरी कैलकुलेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। नौकरी मिल गई है। हाँ, और जो पुलिस में बच्चे जाते हैं एज कांस्टेबल, उनके लिए हेक्टिक होता है कि गन उठा के वगैरह चाहते हैं कि वो ऑफिस में ही बैठे। द पीपल वी हैव ट्रेन्ड देम हियर एंड दे आर वर्किंग एज कंप्यूटर ऑपरेटर इन द ऑफिसेज। मेरे को यहाँ पे हो गए 2005 से अभी तक 17-18 साल हो गए। मेरे को भी मुश्किलात बहुत आ गई क्योंकि लोकल हूँ, हिली एरिया है, मिलिटेंसी का दबाव तो होता ही रहता है, तो लोकल मिलिटेंट भी थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे कोई नेगेटिव एपिसोड नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को भी पता था, वो वेट कर रहे थे अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई नेगेटिव एपिसोड आए तो हमको गोली मार देंगे, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने तकरीबन 5000 बच्चियों को यहाँ पे पढ़ाया है, कभी ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, एवरीथिंग इज ओके, पॉजिटिव, कोई परेशानी नहीं है। एक हाथ से आतंक का संहार, एक हाथ से जीवन का संचार, यही कहानी है हिंदुस्तान के राष्ट्रीय राइफल्स की। करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, ए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। इन सैनिकों का फलसफा यह है कि तब मत रुको अगर तुम थक गए हो, रुको तब जब तुमने हासिल कर लिया हो अपना लक्ष्य। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।